तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस चैनल पे हम CFA का कंप्लीट सिलेबस लेवल 1 का कंप्लीट करेंगे। लेवल 1 का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसकी वजह नोट से पढ़ाऊँगा। बुक से लोगों को समझ नहीं आता कि हमें क्या क्या पॉइंट लिखने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। बुक से पूरा पढ़ाऊँगा। बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नोट्स लें। ये नोट्स बुक से ही बनाए मैंने। उसके बाद बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम पूरा सिलेबस CFA लेवल 1 का फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में करेंगे, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। इंग्लिश में मोस्टली वीडियो अवेलेबल होती हैं, तो जिनको इतने अच्छे से समझ नहीं आती उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और हिंदी में हम ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला LOS करेंगे। ये बुक से, इसकी वजह नोट्स की बुक से ले रहा हूँ मैं। ओके, तो 20.A नाम है। सबसे पहला LOS यही है। तो इसका हेडिंग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर एसेट क्लासेस। इसमें क्या है, एसेट्स के बारे में बताया गया है कि किस एसेट में सबसे ज़्यादा रिस्क है और किस एसेट में सबसे कम रिस्क है, और किस एसेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न है और किस एसेट में सबसे कम रिटर्न है। तो देखिए, अगर मैं रिस्क में रैंकिंग करूँगा तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, जो हम छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद आता है लार्ज कैप स्टॉक्स। और सबसे कम रिस्क किस में होता है, ट्रेजरी बिल में होता है। लोएस्ट किस में होगा, ट्रेजरी बिल में। ट्रेजरी बिल में लोएस्ट क्यों होती है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है, इसका पेमेंट हमें मिल ही जाता है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता। इन एसेट की वैल्यू तो घट बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो ये याद रखना, हाईएस्ट रिस्क इसमें होता है और लोएस्ट रिस्क इसमें होता है। स्मॉल कैप में हाईएस्ट और लोएस्ट ट्रेजरी बिल में। बस इस LOS में आपको यही याद करना था। ये था रिस्क से रिलेटेड, और एक रिटर्न से भी देख लीजिए। रिटर्न का भी सेम है। हाईएस्ट किस में होगा हमारा, स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये 1 नंबर में आ सकता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाईएस्ट रहता है, और लोएस्ट किस में रहेगा, रिटर्न। अब देखो, जिसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है उसमें रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। तभी आप देखते हो स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट में, जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसकी वैल्यू, उसमें रिटर्न उतना ज़्यादा मिल सकता है। तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क था तो रिटर्न भी इसी में सबसे ज़्यादा मिल सकता है। ट्रेजरी बिल सरकार का होता है, उसमें पैसे तो मिल ही जाते हैं, तो इसलिए उसमें रिटर्न भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़े बहुत परसेंटेज ही मिलता है। एक फिक्स परसेंटेज होता है ट्रेजरी बिल। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जब आपसे लोन लेगी तो वो क्या करती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे लोन लेती है। तो सपोज़ करो 50,000 की वैल्यू थी, तो 40,000 का लोन लेगी, लेकिन आपको रिडीम जो करती है फेस वैल्यू पे रिडीम करती है गवर्नमेंट। फेस वैल्यू कितनी थी, 50,000, तो गवर्नमेंट ने आपको 50,000 वापस किया। तो आपको डिफरेंस कितना हुआ, यही तो आपकी अर्निंग हो गई 10,000। तो ये जो डिफरेंस होता है उसे अर्निंग कहते हैं। तो इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करती है और फेस वैल्यू पे रिटर्न करती है पैसा। तो जो डिफरेंस होता है वही अर्निंग होती है। तो इसमें सबसे कम अर्निंग होती है। बस इस LOS में आपको यही याद रखना है, रिस्क और रिटर्न स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा है और ट्रेजरी बिल में सबसे कम है। बस ख़त्म। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं LOS 20.B। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम LOS 20.B करेंगे। लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट होते हैं इसके फुल फॉर्म, जिनको नहीं पता। तो इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे, तो मैंने इसमें नोट्स जो बनाया है, इसमें हम 3 तरीके के इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। कौन कौन से होते हैं, किस बेसिस से बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क के बेसिस पे मैंने 3 इन्वेस्टर को बांटा। तो पहला क्या है, रिस्क एवर्स। पहले इन्वेस्टर थे रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स मतलब क्या होता है, एवर्स मतलब होता है डरना। तो यानी कि कौन से इन्वेस्टर हो गए, जो कि प्रेफर करते हैं लेस रिस्क। ये बहुत डरते हैं रिस्क लेने से। इनका मीनिंग भी लिख सकते हैं डरना।
तो रिस्क लेने से डरते पहले इन्वेस्टर ये हो गए, और दूसरे इन्वेस्टर क्या हो गए, रिस्क सीकिंग, जिन्हें रिस्क लेना पसंद है, रिस्क सीकिंग। तो ये कैसे होता है, ये होता है रिस्क लविंग इन्वेस्टर, इन्हें रिस्क लेना पसंद है। तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल वो होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, रिस्क एवर्स जिन्हें कम रिस्क लेना पसंद है, रिस्क सीकिंग जिन्हें रिस्क लेना पसंद है, तीसरा न्यूट्रल जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे जिन्हें रिस्क लेना, रिस्क को हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। रिस्क इज़ मेजर्ड, लिख लीजिए, इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे हम देखेंगे। बस अभी आप इतना याद रखिएगा, रिस्क को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो यानी कि जिनका रिस्क सबसे ज़्यादा होगा उनका रिस्क क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा। ये रिस्क एवर्स, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्हें लेस रिस्क पसंद है। तो रिस्क एवर्स का क्या होगा, लेस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको लिख लेता हूँ शॉर्ट में, एस डी, लेस होगा इनका एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन इनका कम होगा। जो रिस्क सीकिंग है, जो रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मोर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो न्यूट्रल है, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका क्या होगा, जल्दी बताइए, उनका होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 0। तो इस LOS में आपको यही पढ़ना था। बस आप इन्हें रीड कर लीजिए, बुक रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कराऊंगा पूरा सिलेबस। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा फैलाओगे उतनी जल्दी बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे। तो होप आपको LOS 20 पॉइंट बी भी क्लियर हो गया होगा। आप भी मेरे साथ साथ पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझिए आप। तो चलिए अब देखते हैं LOS 20 पॉइंट सी। एलोकेशन ऑफ लाइन क्या होता है, शॉर्ट में लिखते हैं CAL, कैपिटल एलोकेशन लाइन। तो ये क्या होता है, लाइन प्रेजेंटिंग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड ऑप्टिमल रिस्की एसेट। अभी मैं आपको समझाऊंगा ऑप्टिमल रिस्की एसेट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यानी कि वो लाइन जो क्या दर्शाएगी, रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट का कॉम्बिनेशन। तो देखिए हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ये एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं रिस्क को, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, रिटर्न दिखाते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, कैपिटल एलोकेशन लाइन CAL। तो होप आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसको हम प्लॉट भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और यहाँ पे क्या था, रिस्की एसेट। एक बार मैं डायग्राम बना दूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। टेंशन ना लो, इस चैनल में ऐसा कुछ हो नहीं सकता मैं पढ़ा जाए बाउंसर चला जाए। और यहाँ होगा रिस्की पोर्टफोलियो। तो देखो, तो यहाँ पे क्या था, पोर्टफोलियो का रिस्क कम होगा, पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम होगा, किसके मुकाबले, रिस्की एसेट्स के मुकाबले। तो देखो हमारे जो रिस्की पोर्टफोलियो यानी कि जो रिस्की एसेट होते हैं
उनका रिस्क ज़्यादा होगा और कंबाइन हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा, कम होगा ना। कम क्यों होगा, क्योंकि हमने जो उसमें कुछ रिस्क फ्री एसेट भी तो मिलाए होंगे। जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उसमें हम कुछ रिस्क फ्री एसेट मिलाते हैं और कुछ रिस्की एसेट मिलाते हैं, ठीक है। तो देखो जो रिस्की पोर्टफोलियो होगा उसका रिस्क ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने वो ज़्यादा प्लॉट किया, क्योंकि उसका रिस्क ज़्यादा होगा, इसलिए हमने उसे यहाँ प्लॉट किया रिस्की पोर्टफोलियो, रिस्की एसेट के पोर्टफोलियो। और जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो होगा जिसमें रिस्क फ्री एसेट भी होगा उसका रिस्क थोड़ा कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि उसमें कुछ रिस्क फ्री एसेट भी होंगे। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, पीछे देखो हमारा एक एसेट का रिटर्न इतना था और एक का इतना था, ठीक है। तो हमारा कंबाइन रिस्क कितना है, कम आया ना। हमारा कंबाइन रिस्क क्या है पोर्टफोलियो का, कम आया। तो सिमिलरली ये रिटर्न है, लेकिन हमारा ऐसे ही कंबाइन रिस्क भी कम आएगा। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो मान लो इसका रिस्क कुछ 15% है, ठीक है, इसका रिस्क कुछ है 18% सपोज कर लो। तो क्यों कंबाइन रिस्क पोर्टफोलियो का आता है वो कुछ कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि बैलेंस हो जाती है फिगर। तो इसी तरीके से हमारा इसलिए रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो हमने थोड़ा कम पे प्लॉट किया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली कुछ नहीं किया, रिस्क रिटर्न प्लॉट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन गुजारी। रिस्क की पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो इसे आगे प्लॉट कर देंगे, लाइन डाल के जॉइन कर दिया। पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रख लीजिए, रिस्क और रिटर्न का कॉम्बिनेशन जो होता है, रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट का, उसे बोलते हैं कैपिटल एलोकेशन लाइन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें। भाई हमारे पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाते हैं ना एसेट, एक एसेट तो है नहीं, बहुत सारे एसेट हैं। तो मैं कौन से एसेट पे हमारा एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनेगा। तो देखिए सपोज़ कीजिए, ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए एक हमारा इंडिफरेंस कर्व ये है किसी पोर्टफोलियो का, सपोज़ कीजिए। दूसरे का ये है एंड इंडिफरेंस कर्व बना देता हूँ, ये है तीसरे का। और ये है हमारी CAL। तो जिस पॉइंट पे CAL इंडिफरेंस कर्व को काटेगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगा, उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो जिस पॉइंट पे CAL कैपिटल एलोकेशन लाइन और इंडिफरेंस कर्व हमारा टेंजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। यानी कि उस पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को क्या होगा, फ़ायदा होगा, उसका रिस्क कम आएगा और रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो सपोज़ कीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ X। तो मैं क्या लिखूँगा, X इज़ द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। जो इन्वेस्टर की यूटिलिटी को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा यूटिलिटी। आप लिख भी सकते हो द पॉइंट एट विच CAL एंड ID इज टेंजेंट, से हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, कैपिटल एलोकेशन लाइन कैसे निकालेंगे। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और समझिए, आपको गारंटीड समझ में आएगा। तो टेंशन मत लो, इस चैनल पे आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा जो पढ़ाऊँगा। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ फॉर्मूलाइज देखते हैं। ये हमने थ्योरी पढ़ लिया, थोड़ा फार्मूला देखते हैं। तो देखिए LOS 20.C में हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो एंड कैपिटल एलोकेशन लाइन। तो देखिए इससे पहले हम इंडिफरेंस कर्व का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें जो यूज़ होगा। अभी मैं आपको हेडिंग का मतलब समझा देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है, एक
ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कि इन्वेस्टर होल्ड करता है। मेरे पे बहुत सारे एसेट हो तो मैं कैसे अपने एसेट्स को होल्ड करूँ कि मेरा रिटर्न सबसे ज़्यादा और रिस्क सबसे कम हो। तो इसमें हम वो देखेंगे और कैपिटल एलोकेशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इंडिफरेंस कर्व, वो भी आप देख लीजिए क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व प्लॉट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न दैट एन इन्वेस्टमेंट वुड एक्सेप्ट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। बोलो इंडिफरेंस कर्व में हम क्या प्लॉट करते हैं, रिस्क और रिटर्न। तो देखिए ऐसे बनता है, ये हो गया रिस्क से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे रिस्क को हम किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। और ये होता है रिटर्न, रिटर्न को हम किससे दिखाएंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऐसे साइन से दिखाते हैं। ये किसका क्या मतलब, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करते हैं किस पे, रिस्क और रिटर्न के कॉम्बिनेशन पे। तो ये ऐसे कुछ बनता है, सी ऐसे करके बनता है कुछ, इसकी शेप ऐसी होती है। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, यूज़, जो इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्ट करके। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा रिस्क एवर्स होंगे उनका ग्राफ सबसे ज़्यादा स्टीपर होगा, स्टीपर मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा, ऊंचाई पे। और जिनका रिस्क कम होगा, जो रिस्क सीकिंग होंगे, उनका थोड़ा फ्लैट टाइप का होगा, हल्का कम स्टीपर होगा। और जो रिस्क न्यूट्रल होंगे, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आईसी कैसा होगा, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, न्यूट्रल। उनका कर्व क्या होगा, उनका क्या होगा, एकदम सीधी लाइन होगी, उनका कोई सी शेप नहीं बनेगी। तो मैंने आपको पहले बताया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, रिस्क और रिटर्न का एक कॉम्बिनेशन जो कि हम प्लॉट करते हैं, जो कि इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करता है। रिस्क एवर्स जो इन्वेस्टर होगा उसका इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टीपर होगा। तो यहाँ लिख लेना आप, रिस्क एवर्स का क्या होता है, स्टीपर आईसी, सबसे ज़्यादा स्टीपर मतलब आईसी लिख रहा हूँ मैं, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना आईसी, बाद में बोलोगे आईसी क्या आ गया। और रिस्क सीकिंग का क्या होता है, रिस्क सीकिंग का लेस स्टीपर होता है, लेस स्टीपर आईसी, ठीक है। और न्यूट्रल का क्या होगा, न्यूट्रल का होगा स्ट्रेट लाइन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा आईसी क्या होता है और रिस्क एवर्स, रिस्क सीकिंग और न्यूट्रल इन्वेस्टर का आईसी कैसे बनता है। इसकी होगी स्ट्रेट लाइन। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला है। अब ये जो रिटर्न रिस्क है ये हम निकालेंगे कैसे, तो देखो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, से शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फॉर्मूला होता है WA, WA मतलब वेट ऑफ एसेट ए। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। WA एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एसेट ए प्लस WB यानी कि वेट ऑफ एसेट बी इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एसेट बी। ये फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लीजिए। एंड WA प्लस W1 होता है हमारा 1, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब आप बोल रहे होंगे कि हम यूज़ कैसे करेंगे, चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इजी एग्जांपल लेता हूँ, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले। तो सपोज़ कीजिए इन्वेस्टर ने 40% इन्वेस्ट किया एसेट ए में, विच गिव्स द रिटर्न ऑफ कितना परसेंट मान लो, कितना मान लो 15% मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं बची। एंड एसेट बी गिव्स 12% इन रिटर्न, फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। 1 मार्क्स में आ सकता है। तो फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा वेट ऑफ एसेट ए क्या है, 40%। 40% को मैं अगर नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.4 आएगा ना, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 40 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 0.4। तो वेट ऑफ एसेट बी कैसे निकालूंगा मैं, क्योंकि फॉर्मूला में तो वेट ऑफ एसेट बी भी था। तो क्या बताया था मैंने, WA प्लस WB इज इक्वल टू 1। वेट ऑफ एसेट ए कितना है, 0.4
वेट ऑफ एसिड भी मुझे पता नहीं है, वेट ऑफ एसिड भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 तो कितना हो गया 0.6, ठीक है। और रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है एसेट ए का हमारा कितना था 15% था ना, और एसेट बी का कितना था मेरा 12%। बस अब तो सब मिल गया, अब लगाओ फॉर्मूले में। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा, कितना था 0.4, इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लो। पहले फार्मूला लिख लो, आप एक काम करो, फार्मूला में जितनी बार लिख सकते हो लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, ये आप ही की भलाई के लिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, फार्मूला जितनी बार हो सके उतनी बार लिख ले। तो कितना है वेट ऑफ एसिड 0.4 आया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न इसको भी नंबर में ही कर लेता हूँ जब सारे नंबर में कर रहा हूँ तो प्लस कर दूंगा। वेट ऑफ एसिड भी 0.6 है और ये 0.12, मैंने सबको नंबर में कर दिया। तो कितना हो गया 0.06, आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 0.072, 12 6 72, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 15 4 60 आया था, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, प्लस कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख दो अगर आपको, अब प्लस कीजिए 0 + 2 2, 6 + 7 13, ये आ गया 0.132। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 13.2% आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आएगा ही आएगा पेपर में, एक तरीके से आप क्वेश्चन लीक मान लीजिए, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो अब देखिए हमारा ये तो था हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे और रिस्क कैसे निकालेंगे। रिस्क को किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका थोड़ा बड़ा फार्मूला है। देखो फार्मूले से डरना मत, जितनी ज़्यादा फार्मूले की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो देखिए WA का स्क्वायर, वेट ऑफ A का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा एक एसेट का। सिमिलरली एसेट B का रिस्क और वेट का दे रखा होगा, वो पुट कर देना, प्लस कर देंगे 2 वेट ऑफ एसेट A, वेट ऑफ एसेट B इंटू कोवेरियंस ऑफ AB। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कोवेरियंस कैसे निकलता है उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। ये निकालेंगे कोरिलेशन दिया होता है दो एसेट का, इंटू कर देते हैं कोरिलेशन का साइन। कोरिलेशन दिया होगा दोनों एसेट का और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। सुनने में तो और देखने में तो ये फार्मूला बहुत ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी फार्मूला है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फार्मूला था कोवेरियंस का। क्या फार्मूला है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं कोवेरियंस पुट नहीं करूँगा तो क्या पुट कर दूँगा इनटू में ये सारा। तो होप इसका क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा। क्वेश्चन में क्या दूंगा मैं, वेट ऑफ एसेट ए दूंगा और रिस्क दे दूंगा। ये रिस्क का साइन है, बार बार कराओ, रिस्क पोर्टफोलियो का रिस्क लिख लेना। तो रिस्क ऑफ एसेट ए दे दूंगा, सेम बी का दे दूंगा, वेट भी दे ही रखें यहाँ डाल दूंगा, इनटू कोवेरियंस। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था पहले से, और कोरिलेशन गिवन होगा, आप टेंशन मत लो, कोरिलेशन आपको गिवन होगा। अगर आपको कोरिलेशन गिवन नहीं है तो आपको डायरेक्ट कोवेरियंस भी दिया होगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्यूशन कराने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इजी सा है, होप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही करेंगे, बस दो चीज़ें और एक्स्ट्रा दूंगा मैं। क्या दूंगा, रिस्क दे दूंगा दोनों एसेट का, और क्या दूंगा एक, या तो मैं डायरेक्ट कोवेरियंस दे दूंगा या तो मैं कोरिलेशन दे दूंगा। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो एक चीज़ और लिख लीजिए, ये तो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले हमने पढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिस्क फ्री एसेट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बताओ क्या होता है। रिस्क फ्री एसेट में कोई रिस्क होगा नहीं होता, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 0।
जैसे ट्रेजरी बिल था ना, मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उनका रिस्क क्या होता है, ज़ीरो, ऑलमोस्ट निल होता है। तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो मैंने जितना भी पढ़ाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एलोकेशन ऑफ लाइन भी देख लेते हैं। तो ये हमारा है LOS 20 पॉइंट डीप है और मॉड्यूल 20.3 है, पेज नंबर 14 है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बस नोट्स पढ़ना। मैं सारा बुक से मैं करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं छूटेगा आपको, ना आपको किसी का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ये कर लो। क्योंकि बुक्स में ज़्यादा डिटेल में होता है, नोट्स क्या होता है 1-2 पेज के होते हैं। मैं भी नोट्स दे सकता था आपको, लेकिन मैं पूरी बुक करा रहा हूँ, तो आपको बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं, बुक के ही हैं सारे। जो भी अगर आप रीड भी कर लोगे तो कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा ही होगा। तो देखिए आप फॉर्मूले देखते हैं कुछ। तो सबसे पहला टर्म है वेरिएंस। वेरिएंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो पहला है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों से हम क्या मेजर करते हैं, रिस्क मेजर करते हैं। वेरिएंस से भी हम रिस्क ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स आर कॉमन मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या होगा, हम एंटायर पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, ध्यान रखना। तो इसलिए स्क्वायर साइन से डिनोट करेंगे इसको। इसलिए तो मैंने बताया दोनों रिस्क को डिनोट करते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक ही हैं, ये स्क्वायर होता है उसका, बस समझ में आ गया। जैसे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मेरा 4 है, तो वेरिएंस कितना होगा मेरा, इसका स्क्वायर कर दो 16। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो दोनों रिस्क मेजर करने के लिए होते हैं। तो पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या होता है, हम पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिग्मा मतलब होता है सम, T1 मतलब टाइम पीरियड फर्स्ट ईयर से चालू और टी ईयर तक जाएगा, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी बताऊंगा मैं एग्जांपल से। तो रिटर्न ऑफ टी माइनस करेंगे हम म्यू, इसको हम मीन ही बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अभी हम क्वेश्चन से भी देखेंगे। इसको हम मीन पढ़ते हैं, मीन, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब क्वेश्चन में गिवन होता है। डिवाइड कर देंगे टी से, ठीक है। दूसरा लिखिए, एक होता है सैम्पल वेरिएंस। पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे, फिर न्यूमेरिकल लिख सकते रहूँगा। सैम्पल वेरिएंस भी सेम होता है। सैम्पल वेरिएंस को हम इससे डिनोट नहीं करते, हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सैम्पल वेरिएंस मतलब क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं निकालेंगे, कुछ चुनिंदा चीज़ों का निकालेंगे। तो उसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, T-1 से डिवाइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही है, RT माइनस R बार। ये मीन का ही मीन ही, इसको भी मीन ही बोलते हैं, बस डिनोट करने का तरीका अलग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन वाले में सबका लेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, इंटायर पॉपुलेशन का नहीं लेंगे, कुछ जनों का लेंगे। एक और चीज़ देख लेंगे हम, कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी लिख लो, थोड़ा भयानक फॉर्मूला, डरना मत। भयानक नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब आ जाता है, सेम ही है। देखो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे ऊपर वाले फॉर्मूले से। रिटर्न ऑफ एसेट 1 तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बिग ब्रैकेट से क्लोज कर लो, ठीक है। डिवाइड बाय करेंगे n-1। RT1 क्या है यहाँ पे, RT1 है रिटर्न ऑन एसेट 1 इन पीरियड T। रिटर्न ऑन
एसेट 1 इन पीरियड टी, मतलब उस टाइम पे पहला ईयर लेंगे फिर दूसरा ईयर, ठीक है। इसका क्या है, रिटर्न ऑफ एसेट 2 इन पीरियड टी, बाकी सब सेम है। और आर बार क्या डिनोट करता है, मीन डिनोट करता है, मीन एसेट 1 पे अगर R1 है तो R, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड। तो होप आपको समझ में आ गया। चलो मैं न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ एक इसका, बुक का ही है। अभी करके दिखाऊँ या बाद में करूँ? अभी दिखा देता हूँ, मैंने पहले से कर रखा है, वो कॉपी दिखा देता हूँ। मैं नहीं लिख रहा, इतना बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए आप, ये भी स्कीवेजर का ही है बुक का, जो मैंने लिया एग्जाम्पल, टेंशन मतलब। तो देखो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट मीन रिटर्न सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, सैम्पल वेरिएंस निकाल के उसका रूट निकाल देंगे। सैम्पल कोवेरिएंस, कोरिलेशन, जितने भी फॉर्मूले पड़े सारे यूज़ होंगे इसमें। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये है रिटर्न ईयर 1 2 3 में एसेट ए का इतना रिटर्न है, बी का इतना है, सेकेंड ईयर में -2%, -4, थर्ड ईयर में। तो देखिए अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड मीन, पहले मीन निकालना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूले में मीन यूज़ हो रहा था। मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड, पढ़ा होगा आपने बचपन में एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इन सबको प्लस कर देंगे, 5 - 2 + 12 डिवाइड बाई 3, तो आ गया RA बार, ठीक है, मीन ऑफ एसेट है। सिमिलरली इसको भी प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। अब फॉर्मूले में डाल दो, क्या था, सैम्पल कोवेरिएंस का फॉर्मूला भी पीछे लिखवाया था ना, वो सैम्पल कोवेरिएंस डाल देना याद से। कोवेरिएंस नहीं, सैम्पल कोवेरिएंस है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, देखो तो क्या था, RT1 यानी कि रिटर्न ऑन एसेट 1, रिटर्न कितना 5, माइनस क्या करना है, मीन माइनस करने जाए तो 5 - 5, ठीक है। और एसेट बी का भी साइमल्टेनियसली लेंगे, 7, दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस करते हैं मीन -7। तो अब आपको समझ में आ गया। सिमिलरली सेकेंड ईयर का लेंगे अब, -2 में से क्या कर देंगे, -5, फिर एसेट बी का भी सेकेंड ईयर का लेंगे, फिर दोनों के थर्ड ईयर का भी लेंगे। समझ में, हम क्या लेंगे, सिग्मा किया, सिग्मा मतलब सम करेंगे सबका। ईयर 1 ले लिया पहले पूरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस करेंगे ईयर 2 ईयर 3 डिवाइड बाई 3 - 1। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। बस फिर वैल्यू पुट किया, हमारा ये आया 77 आया। ये आया हमारा कोवेरिएंस। और अब वेरिएंस कैसे निकालते, सैम्पल वेरिएंस अभी मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, RT माइनस मीन का होल स्क्वायर लिखवाया था। तो सेम वही करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट 1 कितना है, 5, माइनस कर देंगे मीन कितना था, 5 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस फिर सेम इसमें भी करेंगे। इसमें ध्यान रखना है एसेट ए का, तो एसेट ए का ही लेंगे, फिर -2 - 5 का स्क्वायर, फिर 12 - 5 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, ये था ना फॉर्मूला आपका, RT माइनस म्यू का होल स्क्वायर था, नहीं था, सिग्मा T1 से T तक जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। फॉर्मूले में डाल दिया तो ये आ गया सैम्पल वेरिएंस। और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता तो क्या करते हैं, अंडर रूट कर देंगे वेरिएंस का। वेरिएंस का रूट कितना होगा, 49 का रूट 7। सिमिलरली एसिड बी का भी निकाल देंगे। फॉर्मूले में पुट करके दिखाया बस मैंने आपको। अब सारी चीज़ें निकल गई, बस एक कोरिलेशन रह गया है। कोरिलेशन कैसे निकलेगा, कोरिलेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना पीछे, आपको याद हो तो। क्या बताया था मैंने, ये बताया था ना मैंने, याद करो याद करो, ये क्या था, कोरिलेशन ही तो था। पीछे भी बताया था रिटर्न ऑन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में। तो ये निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड में भेज देंगे। तो यानी कि 77 आया था हमारा कोवेरिएंस डिवाइड बाय रिस्क ऑफ, रिस्क कितना था ए का, 7 आया था, और बी का कितना आया था, 11। पीछे देख लेंगे, देखो मेरा कोवेरिएंस आया था 77, और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कितना आया था 7, और बी का कितना आया था 11, हमने डाल दिया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर सकते हैं उनसे। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू बताया कैसे निकालते हैं, बुक में देख सकते हो। मैंने बुक का एक क्वेश्चन लिया उसकी वेजर का, अगर नहीं है तो कमेंट में लिख दो, मैं PDF शेयर कर दूँगा। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तब चलिए थोड़ा
कोवेरियंस से रिलेटेड थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोवेरियंस क्या होता है, बार बार कोवेरियंस से बढ़ा रहा होगा ना, दिमाग में हो रहा होगा अरे ये होता क्या है, वो भी लिख लो। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच two variables move together over time। यानी कि क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि दो जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो जो एसेट हैं, तो वो कैसे मूव करेंगे। मतलब मान लो अगर एक बढ़ रहा है, दूसरे एसेट पे क्या रिलेशन पड़ेगा असर, वो भी बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, तो उससे क्या बोलेंगे, कोवेरियंस। मतलब एक एसेट से दूसरा एसेट कैसे लिंक है। इट मेजर द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर ओवर टाइम। या तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब पॉजिटिव कोवेरियंस होता है, उसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो रिटर्न मूव्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ टू एसेट। सेम डायरेक्शन होता है, एक बढ़ा है दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, नेगेटिव कोवेरियंस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, ठीक है। और ज़ीरो में क्या मतलब है, अगर ज़ीरो कोवेरियंस होगा, ज़ीरो का मतलब है कोई लिंक ही नहीं है दोनों का, नो लीनियर रिलेशनशिप। मतलब दोनों बहुत ही अलग अलग, क्या पता वैरायटी के एसेट हों, दोनों में कोई लिंक ना हो, नो लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। हमने एक टर्म कोरिलेशन भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला यूज़ किया था ना हमने 2 बार। तो कोरिलेशन से ही हमें द टर्म P12 इज कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज, इट हैज़ नो यूनिट्स। कोरिलेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, या तो +1 होगा या तो -1 होगा सेम डायरेक्शन में। अगर +1 है कोरिलेशन, अगर +1 है, प्लस अगर 1 है, पहले तो लिखना इट हैज़ नो यूनिट, तो कोई यूनिट नहीं होती। और +1 कोरिलेशन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। 1 मार्क्स में आता है +1 का क्या मतलब है, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। -1 का क्या आएगा, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। और 0 से क्या पता चलेगा, दे आर अनकोरिलेटेड। तो आपको समझ में आ गया। तो होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट LOS 20.G पे। तो देखिए LOS 20.G E और F उसी में कवर हो गए जो हमने न्यूमेरिकल करे थे। डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट द मिनिमम वेरिएंस एंड एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ रिस्की एसेट एंड ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। तो इसमें हमने 3 टर्म देखी, मिनिमम वेरिएंस क्या होता है, एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, और ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर से। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड हाईएस्ट रिटर्न एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो एफिशिएंट फ्रंटियर वो होगा, वो पॉइंट जिस पे हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा किसी रिस्क पे। तो जैसे हमने ये जो हमारा जो ग्राफ बना, ये एक एफिशिएंट फ्रंटियर का चार्ट, ये इसमें जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो क्या हमारे एफिशिएंट फ्रंटियर, मतलब इन पॉइंट पे हमारे एसेट्स का जो रिटर्न क्या हो, हाई हो रहा है, ठीक है। तो जो एफिशिएंट फ्रंटियर का लोवेस्ट पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो पॉइंट इसके अंदर है इसे बोलेंगे इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो।
और मिनिमम वेरिएंस क्या होता है, जहाँ पे सबसे कम रिस्क हो, उसे बोलेंगे मिनिमम वेरिएंस। तो होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं LOS 21.A पे। तो देखिए, जब हम डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ कंबाइनिंग अ रिस्क फ्री एसेट विद द पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट। अब मैं अपने नोट्स वाले रजिस्टर से ही करा देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा अगर मैं लिखने बैठूँगा तो अब मैं इसी में कराऊँगा, सब समझाऊँगा, तो समझिए। देखिए, तो इस बार क्या करें, हमने पहले देखो, हमने रिटर्न और रिस्क हमने पीछे निकाले थे, इसमें हमने 2 एसेट्स लिए थे ना। तो इस बार क्या करेंगे, हम एक एसेट रिस्क वाला लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, रिस्क फ्री रहेंगे, यानी कि जिसका रिस्क ज़ीरो होगा, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का था ना, WA² इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A का स्क्वायर प्लस WB स्टैंडर्ड डेविएशन B का स्क्वायर प्लस 2WA WB। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन B का कितना हो जाएगा, रिस्क फ्री एसेट का तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो होता है, तो पीछे वाली सारी टर्म ज़ीरो हो गई। तो यानी कि अगर हमारे रिस्क फ्री एसेट के साथ कोई एसेट कंबाइन होगा तो उसका खाली एक ही टर्म आएगा, WA² इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन A का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन B तो ज़ीरो हो गया, रिस्क फ्री एसेट का ज़ीरो होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, WA स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम देख लीजिए, तो रिस्क फ्री एसेट है तो रिस्क ज़ीरो तो हो नहीं सकता कुछ, तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी। तो ये क्या हमारा रिस्की एसेट का है, रिस्क और रिटर्न हाई होगा, रिस्की एसेट है, लेकिन जब हम कंबाइन कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि हल्का सा रिस्क फ्री एसेट इन्वॉल्व हुआ है, तो हमारा कंबाइंड रिस्क और रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप आपको समझ में आएगा, पीछे वाले ग्राफ से लिंक है। देखिए अब CML क्या होता है, CML की फुल फॉर्म क्या होती है, कैपिटल मार्केट लाइन। तो देखिए इट रिप्रेजेंट ऑल पोर्टफोलियो दैट ऑप्टिमली कंबाइन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क फ्री एसेट। जब हम रिस्क फ्री एसेट और मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क एसेट को कंबाइन कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, CML। CML इज अ स्पेशल केस ऑफ CAL वेयर रिस्क पोर्टफोलियो इज द मार्केट पोर्टफोलियो। CAL में हमने क्या लिया था, हमने रिस्क की पोर्टफोलियो को कंबाइन किया था रिस्क फ्री एसेट के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट पोर्टफोलियो को करेंगे, यहाँ पे बस नाम बदलिए, यहाँ पे रिस्क पोर्टफोलियो क्या हो गया, मार्केट पोर्टफोलियो हो गया। मार्केट पोर्टफोलियो से कंपैरिजन करेंगे, तो इसलिए इसका नाम कैपिटल मार्केट लाइन है। देखो डिफरेंस मिनिमम है ना एक ही वर्ड का, तो वर्ड क्या है, मार्केट। तो यानी कि हमने यहाँ पे रिस्क पोर्टफोलियो की जगह हमने क्या लिया, मार्केट पोर्टफोलियो लेंगे, बाकी सब सेम है। समझ में आया। वहाँ पे क्या लेते थे हम, रिस्की पोर्टफोलियो लेते थे और रिस्क फ्री लेते थे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, रिस्क फ्री और मार्केट लेंगे पोर्टफोलियो, रिस्क पोर्टफोलियो नहीं लेंगे CML में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, स्लोप ऑफ CML इज द शार्प रेशियो। स्लोप ऑफ CML को हम शार्प रेशियो भी बोलते हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे इसके। अभी आप देख लीजिए इसका CML बनेगा कैसे। तो देखिए जहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर और ये CML टेंजेंट होंगे, वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो। CML की इक्वेशन का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिएगा। क्या फॉर्मूला है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट रेट ऑफ, मार्केट का कुछ रिस्क होगा, कुछ रिस्क फ्री एसेट का होगा, डिवाइड बाय रिस्क मार्केट पोर्टफोलियो का और इनटू रिस्क पोर्टफोलियो का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, डरने की बात नहीं। ये रिटर्न है और ये क्या है, रिस्क है नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यही क्या हो गया, हमारा शार्प रेशियो हो गया, इसको शार्प रेशियो बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन याद कर लीजिएगा, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट प्लस रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री एसेट का जो रिटर्न होगा डिवाइड बाय मार्केट रिस्क और पोर्टफोलियो कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, बस पुट करना इक्वेशन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो याद ही हो जाएगा। बोरोइंग एंड लैंडिंग पोर्टफोलियो देख लीजिए क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए हमारी लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो सपोज़ कीजिए ये हमारा आया है हमारा मार्केट पोर्टफोलियो। तो इससे पहले का जो मार्केट पोर्टफोलियो जो पहले की लाइन होगी उसमें क्या बोलेंगे, लैंडिंग पोर्टफोलियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैंडिंग पोर्टफोलियो। यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। और उससे आगे वाली लाइन को क्या बोलेंगे, बोरिंग पोर्टफोलियो। आप इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ गया पैसिव इन्वेस्टमेंट। इसमें इतना डिटेल में जान, देखो जिसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बुक में इतना डिटेल दे भी नहीं रखा है, तो इतना याद रख लीजिए। आगे लैंडिंग पोर्टफोलियो होता है,
पीछे क्या होगा, बोरिंग पोर्टफोलियो। बस इतना ही याद रखना है, बुक में भी आप देख लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। उसके बाद है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्या होता है, इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स ऑफ रिस्की एसेट दैट सर्व एज अ प्रॉक्सी ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो की जगह हम रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे जो कि मार्केट पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करेगा। एंड एलोकेट अ पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टेबल एसेट टू अ रिस्क फ्री एसेट। और बोलो इसका जो बाकी हिस्सा जो कुछ बचेगा उसे हम रिस्क फ्री एसेट में बांट देंगे। फिर से बता देता हूँ, जो मार्केट पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा होगा वो तो हम रिस्की एसेट में डाल देंगे और कुछ हम रिस्क फ्री एसेट में डाल देंगे, उसे हम बोलेंगे पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एक्टिव में क्या करते हैं, पूरा मार्केट इंडेक्स को यूटिलाइज करते हैं, हम कुछ रिस्क फ्री में नहीं डालते हैं। तो होप आपको समझ में आ गए। 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको इतना याद रखना होता क्या है। ये डायग्राम पे आ सकता है क्वेश्चन और ये बाकी एक एक नंबर में आ सकते हैं, इतना याद रखना। चलिए, अब रिस्क दो तरीके के होते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म पे जो रिस्क होता है, जैसे सपोज कीजिए कि उस फॉर्म के कस्टमर नाराज़ हो गए तो उससे जो रिस्क क्रिएट होगा, या उसके सप्लायर से उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते, फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। और सिस्टमेटिक रिस्क वो होते हैं जो सब पे सारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, जैसे मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कोई चेंज हुआ तो जो रिस्क उससे खतरा क्रिएट होगा वो सभी इंडस्ट्री पे होता है। तो हम सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, हम कुछ रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करके। इसे हम फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड होता है। सिस्टमेटिक रिस्क सारी फॉर्म पे पड़ता है तो ये नॉन डाइवर्सिफिएबल है, गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया, अब हम कुछ इसमें चेंज थोड़ी कर पाओगे, और इसे हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो टोटल रिस्क को हम सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क प्लस कर देंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, रिस्क इधर, रिटर्न इधर, तो इसका बनता है डाउनिंग कर्व बनेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है इसके नीचे जो होगा सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहता है। सिस्टमेटिक रिस्क पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क देखो धीरे धीरे मिनिमाइज़ होता जाएगा। कैसे कैसे मिनिमाइज़ हो रहा है, जैसे जैसे हम रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डिक्रीज़ होता रहता है। तो होप आपको समझ में आ गया। तो ये जो डिफरेंस है सिस्टमेटिक का नीचे वाला क्या है, अनसिस्टमेटिक के नीचे वाला क्या है, सिस्टमेटिक। यह नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी, जैसे जैसे आप सिक्योरिटी में पैसे बढ़ाते जाओगे तो आपका रिस्क मिनिमम होता जाता है ना, क्योंकि हमने अलग अलग सिक्योरिटी में डाले, कुछ की वैल्यू बढ़ेगी कुछ की कम होगी, तो रिस्क कम से कम होता जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टर शुड बी कम्पनसेटेड फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क के लिए इन्वेस्टर को कुछ कॉम्पनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज़ फ्री। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड एट लो कॉस्ट। अनसिस्टमेटिक रिस्क तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फॉर्म स्पेसिफिक है, लेकिन हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एलओएस छोटे मोटे बचे हुए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। एक्सप्लेन रिटर्न जनरेटिंग मॉडल, तो हम रिटर्न एस्टिमेट करने के लिए कुछ मॉडल्स को यूज़ करते हैं। रिटर्न जनरेटिंग मॉडल आर यूज टू एस्टिमेट रिटर्न ऑन रिस्की सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इन फैक्टर के बेसिस पे हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स फैक्टर, तो जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये सब आते हैं। फंडामेंटल में अर्निंग ग्रोथ, फॉर्म साइज, सारे क्या हो गए, मल्टी फैक्टर मॉडल। और इसका ये फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे हम
रिटर्न रिस्क फ्री एसेट इनटू में इज इक्वल टू बीटा 1 और जितने भी फैक्टर का रिटर्न दिया होगा मल्टीप्लाई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लर्न कर लेना, कुछ पता नहीं है पेपर का क्या आ जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, फिर भी देख जाना। अभी हमने मल्टी फैक्टर रिस्क पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फैक्टर मॉडल। इसमें क्या होगा, एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंस लिस्ट को सिंपलेस्ट फैक्टर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। और वो फैक्टर क्या मार्केट फैक्टर पे डिपेंड रहता है, तो इसका फॉर्मूला ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। तो इसका हम यूज़ जो करेंगे वो हम बीटा निकालने के लिए करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सिंगल इंडेक्स मॉडल। इसका यूज़ बीटा क्या होता है, बीटा हमें बताता है कि कितना रिटर्न हमें, कितना रिस्क है हमारा, बीटा हमें ये बताता है। और किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, एक बीटा निकालने के लिए यूज़ होता है, और एक कितना हमें रिटर्न मिला, एबनॉर्मल रिटर्न। एबनॉर्मल रिटर्न मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा जो रिटर्न मिला। इसका फॉर्मूला ये आ रहा है इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू आर एम इंटू प्लस एक्सपेक्टेड, और ये अल्फ़ा का फॉर्मूला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता दूँगा। इतना याद रखना, सिंगल फैक्टर मॉडल को बीटा और एबनॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए होता है। फॉर्मूला अगर हो सके यार तो अच्छा है, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अब बीटा की बात करें तो बीटा के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बीटा क्या होता है, द सेंसिटिविटी ऑफ एसेट रिटर्न टू द रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स। वो बोल रहे हैं जब एसेट के रिटर्न में जो भी सेंसिटिविटी मतलब जो भी चेंज आता है मार्केट की वजह से, तो जो भी रिस्क फैक्टर है उसे हम बोलते हैं बीटा। बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो कोवेरियंस की जगह मैं ये भी डाल सकता हूँ, पीछे से मैंने डिराइव किया फॉर्मूला कोरिलेशन वाला, तो यानी कि इसका दो फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो ये बन सकता है या तो कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो भी एसेट होगा डिवाइड बाय मार्केट एसेट का रिस्क। तो दो फॉर्मूले बन सकते हैं, दोनों देख लेना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या एक ये रिग्रेशन लाइन है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये जो भी चेंज हुआ है ये स्लोप को दर्शाता है। स्लोप होता है बीटा, बीटा को हम स्लोप बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन। सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन में क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, जो कि हमें एक्सेस रिटर्न मिलेगा, यानी कि मार्केट और रिस्क फ्री एसेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। SML ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CAPM, इट डिस्प्लेज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी एज अ फंक्शन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो देखो जो CML था वो हमें एज अ मार्केट रिस्क, मार्केट पोर्टफोलियो के बेसिस पे बता रहा था, ये हमें सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे बताएगा। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जो सारी फॉर्म्स में पड़ता है, जैसे जो भी लॉ एंड ऑर्डर में चेंज हुआ। SML हो गया ये, यहाँ पे हम सिस्टमेटिक प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम मार्केट रिस्क प्लॉट नहीं करेंगे। CML में हम यहाँ मार्केट रिस्क प्लॉट करते थे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, सेम ही है लगभग, बस यहाँ पे मार्केट इंडेक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे कोवेरियंस बस। और वहाँ पे क्या था, CML में क्या था, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो था, ये चेंज है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और CAPM क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेक्टेड एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो CML SML इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। जो सिंगल फैक्टर मल्टी फैक्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। देखो एजम्पशन हमने क्या ली, जब हमने ग्राफ बनाया, हमने बनाया रिस्क एवर्जन। इन्वेस्टर जो रिस्क एवर्जन मतलब इन्वेस्टर रिस्क कम से कम लेगा। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या सोचेगा, अपनी यूटिलिटी यानी कि जो भी उसको फ़ायदा हो रहा है उसको मैक्सिमाइज़ करें। फ्रिक्शनलेस मार्केट, मार्केट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नो टैक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि उससे ग्राफ वेरी करेगा, इसलिए हमने वो माना कि कुछ कोई कॉस्ट नहीं है। वन पीरियड हॉरिजन, देखिए अगर लंबे समय तक कर देखेंगे तो मार्केट में चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको वन पीरियड हॉरिजन माना है। और होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है, एक जैसी। डिविजिबल एसेट्स और मार्केट कैसी कॉम्पिटिटिव एजम्पशन है। देखो अभी इन्होंने कंपेयर करके भी बताया, मैंने आपको पहले बता दिया फिर भी देखो। देखो CML यूजेस टोटल रिस्क ऑन एक्स एक्सिस वाइल SML यूजेस बीटा सिस्टमेटिक रिस्क,
होप आपको समझ में आ गया होगा। तो CAPM मॉडल, ऑल प्रॉपरली प्राइस सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो विद प्लॉट ऑन SML। जो भी प्रॉपरली प्राइस सिक्योरिटी होगी वो हम SML में डिनोट करेंगे, क्योंकि SML हमें सिस्टमेटिक रिस्क दर्शाता है। सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि देखो CML में तो हमारा मार्केट पोर्टफोलियो है, उसमें तो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क भी इंक्लूड होता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो हमें इतना अच्छा ट्रू पैरामीटर नहीं दे रहा मेजर करने का। इसीलिए जो भी प्रॉपरली प्राइस सिक्योरिटी होती है, यानी कि जो हम निकाल सकते हैं सिक्योरिटी का प्राइस एकदम सही है, वो हम SML के थ्रू जान सकते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में, क्योंकि वो हमें सिस्टमेटिक रिस्क से कंपेयर करके पता चलता है। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर है। तो चलिए, कुछ के दिमाग में चुल मच रही होगी कि ये कैसे निकालेंगे प्रॉपरली प्राइस है या नहीं। चलो अब देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो 21.H जो बीच में मिस हो रहे हैं वो पीछे ही कवर हो गए, वो ग्राफ मैंने सब हर बार नाम नहीं दिया, ये ABCD। आप बुक से मैच कर सकते हैं अगर आपको कुछ ट्रस्ट इशू है तो। बुक से भी रीड मार लेना थोड़ा एक बार अच्छे से, लेकिन ये नोट्स हमेशा साथ में होने चाहिए आपके। तो देखिए वो जो मैंने समझाया था प्रॉपरली प्राइस्ड कैसे, अब देखो पता चलेगा। देखो रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न है 7%, मार्केट रिटर्न 15% है, तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और डिटरमाइन करना है कि अंडर वैल्यूड है प्रॉपरली वैल्यू में सिक्योरिटी या ओवर वैल्यूड है। तो एक क्वेश्चन है, देखो प्राइस टुडे दे रखा है स्टॉक का, 1 साल के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस दे रखा है, डिविडेंड 1 साल में इतना मिलेगा, बीटा दे रखा है। तो पहले हम फोरकास्ट करेंगे कि रिटर्न फोरकास्ट कितना हो पा रहा है हमारा। फोरकास्ट कैसे निकालेंगे, देखो अर्निंग इतनी थी और डिविडेंड इतना मिल रहा है हमें 1 साल में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 28 माइनस के अभी क्या प्राइस है 25, तो ऐसे ही क्या 27 + 1 - 25, तो हमें पता चल जाएगा ना। इस साल में से हम पिछले साल वाला माइनस कर देंगे और हम पिछले साल वाला रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना % रिटर्न मिलता है। जब हम परसेंटेज निकालते तो हम पुराने वाले से डिवाइड करते हैं। होप आपको समझ में आ गया। तो सेम इसमें भी करेंगे, इसमें से इसको प्लस कर देना, फिर पुराने वाले माइनस करके 40 से डिवाइड कर देना, तो फोरकास्टेड रिटर्न पता चल गया। अब रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे निकलेगा, कैसे निकालते थे, RF + RM - RF × बीटा। रिक्वायर्ड रिटर्न ऐसे निकालेंगे, तो अब डाल देंगे RF ये रहा, RM मेरा और बीटा हमारा दे रखा है। तो देखो ये हमारे निकल गए। तो देखो 15% हमें मिलना चाहिए था, हमने रिक्वायर्ड रिटर्न इतना मिलना चाहिए था, लेकिन फोरकास्ट 12% हो रहा है, यानी कि हमें 12 ही मिलेगा। तो यार हमें तो 15 चाहिए था और 12% मिलेगा हमें फ्यूचर में। तो इसका मतलब कि हमने स्टॉक की वैल्यू क्या है बेमतलब में बढ़ा रखी। जब हमें फोरकास्ट रिटर्न हमारा कम हो रहा है तो यानी कि स्टॉक की वैल्यू बेमतलब में बढ़ी हुई है इतनी, तभी तो हमने ज़्यादा एस्टिमेट, तभी तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए था ना। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, समझ में आ गया। जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन होगा फोरकास्ट रिटर्न से तो ओवर वैल्यू। अब देखो इसका रिक्वायर्ड रिटर्न 13.4 था और 17.4 हमें मिल सकता है फोरकास्ट में, तो यार ये तो ज़्यादा मिल रहा है। तो यानी कि प्राइस क्या है, अंडर वैल्यू है, भी प्राइस के बारे में तब अंडर वैल्यू हो रखा है। तो जो भी अंडर वैल्यू होती है उसे हम SML लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम ऊपर प्लॉट करेंगे, ओवर वैल्यूड को नीचे करते हैं, प्रॉपरली वैल्यूड को लाइन पे प्लॉट करते हैं डॉटेड पे। देखो सपोज कीजिए ये SML है, तो C प्रॉपरली प्राइस है, A क्या है जल्दी बताइए, ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस को अंडर ऊपर ओवर नीचे, ध्यान रखना कभी कन्फ्यूजन, प्लॉटिंग पता होनी चाहिए। तो होप आपको SML CML अच्छे से विद मैंने एग्जांपल भी बता दिया है। इक्वेशन याद रखना दोनों की, डिफरेंस क्या है। तो होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ छोटे छोटे 2-3 चीज़ और बताता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना। चलिए अब थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया, फटाफट देखिए। LOS 21.I कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और M² एंड जेनसन अल्फा। पहले कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्टिव मैनेजर्स पोर्टफोलियो चॉइस रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। मतलब उन्होंने जो भी एनालिसिस किया होगा रिस्क और रिटर्न जो भी पोर्टफोलियो का, उसे क्या बोलेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली जो रिस्क रिटर्न से पता चलेगा उससे तो हम परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। एट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है। इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिटर्न डिफरेंस बिटवीन एक्टिव रिटर्न एंड दोज ऑफ पैसिव बेंचमार्क पोर्टफोलियो। तो दोनों के बीच से जो भी डिफरेंस आ रहा होगा रिटर्न में एक्टिव और पैसिव, उससे क्या बोलेंगे एट्रीब्यूशन एनालिसिस। शार्प रेशियो क्या होता है। शार्प रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो इज इट्स एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो।
रिस्क रादर देन सिस्टमेटिक रिस्क। तो मतलब पर यूनिट जो भी हमें रिटर्न मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, शार्प रेशियो। और उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, पर यूनिट किसका, मार्केट पोर्टफोलियोज, बीटा से नहीं मार्केट पोर्टफोलियोज। होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले हम निकाल लेंगे एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है पोर्टफोलियो का, माइनस कर देंगे रिस्क फ्री, डिवाइड कर देंगे मार्केट पोर्टफोलियोज। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेस रिटर्न, देखो एक्सेस रिटर्न पता चलेगा मार्केट में से रिस्क फ्री माइनस कर दूंगा, पर यूनिट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक नहीं लेंगे, पता चले बीटा ले लेंगे, नीचे नहीं बीटा नहीं लेंगे, नीचे लेंगे मार्केट पोर्टफोलियो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और शार्प रेशियो किसका स्लोप था, जल्दी बताओ, CML का स्लोप था ना। इस CML का स्लोप याद करो, RM माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो सेम यही है, देखो लगभग यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख दिया। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट एम स्क्वायर इज एन अल्टरनेटिव टू द शार्प रेशियो। एम स्क्वायर का एक ऑल्टरनेटिव है शार्प रेशियो का। एज ए रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज रादर देन स्लोप। ये हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम स्क्वायर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 1 मार्क्स में आ सकता है, 1 ही मार्क्स में आते हैं सारे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तो एम स्क्वायर अल्फा का डायग्राम है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है रिस्क फ्री एसेट, पोर्टफोलियो रिस्क और मार्केट रिस्क, ये है एम स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए। RF प्लस R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। फॉर्मूला की ना आप टेंशन मतलब प्रैक्टिस करना, बुक में जितने भी क्वेश्चन आपसे सब बन जाएंगे, बस ये वीडियो देख लेना। मेरा ये नहीं है कि 1-2 घंटे की वीडियो कराऊंगा आपको, 1 घंटे की तो हो ही जाएगी, 2-2 3-3 घंटे के जो लेक्चर्स होते हैं मेरा क्या टू द पॉइंट कराऊंगा, जितना चाहिए उतना ही बताऊंगा। ट्रेनर रेशियो का होता है मेजर्स पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एज ए सिस्टमेटिक रिस्क। ट्रेनर मेजर एज ए सिस्टमेटिक रिस्क करता है, ये ध्यान रखना। बल्कि जेनसन अल्फा क्या करता था, शार्प रेशियो क्या करता था, मार्केट पोर्टफोलियो का लेता था। ये किसका लेता है, सिस्टमेटिक रिस्क से कंपेयर करते हैं। जेनसन अल्फा के बारे में आप पढ़ेंगे। जेनसन अल्फा इज लाइक एम स्क्वायर बट इट इज एक्सप्रेस एज ए सिस्टमेटिक रिस्क। तो इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क पे करते हैं। इसको हमने एम स्क्वायर को हमने किस पे किया था, मार्केट पोर्टफोलियो पे किया था। तो देखो मैं बताता हूँ, शार्प रेशियो और ट्रेनर में, शार्प रेशियो को हमने किस बेसिस पे किया था, मार्केट पोर्टफोलियो पे किया था। एम स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एज अ परसेंटेज मेजर करते हैं रादर देन एज अ स्लोप। ट्रेनर रेशियो को हम सिस्टमेटिक रिस्क पे करते हैं, और जेनसन अल्फा को हम, जेनसन अल्फा और ट्रेनर को हम एज ए सिस्टमेटिक रिस्क पे कंपेयर करते हैं, और एम स्क्वायर और शार्प को हम मार्केट पोर्टफोलियो। बस इतना याद रखना। जेनसन अल्फा का फॉर्मूला देख लो, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो SML का स्लोप है, ट्रेनर मेजर, और ये जो डिफरेंस आया है क्या, जेनसन अल्फा SML और उसका। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 कॉन्सेप्ट और है, फिर ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया वैसे तो, लेकिन बता देता हूँ थोड़ा थ्योरी। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कैसे निकलेगा, रिस्क इक्वली वेटेड, यानी कि पोर्टफोलियो ऑफ एन सिक्योरिटी डिवाइड बाय रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी सेलेक्टेड एट रैंडम। तो ऊपर क्या लिखेंगे, जितने भी हम पोर्टफोलियो सिक्योरिटी होगी डिवाइड बाय हम सिंगल सिक्योरिटी से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। If standard deviation of return for an equally weighted portfolio is 25, there is no diversification benefit, and DR is equal to 1. Lower DR indicate greater risk reduction benefit. जितना ज़्यादा diversification ratio लो होगा उतना मतलब हमें diversification से benefit मिलेगा। अगला स्टेप, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन याद रख लो, फिर भी 25% है तो कोई भी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसमें क्या होता है, DR1 होता है जब कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी मैंने ऊपर से बताया उनको डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस उनके बारे में पता होना चाहिए। जो डिटेल में जाने की ज़रूरत है मैंने वो डिटेल में बता दिए। स्टेप्स क्या हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के। पोर्टफोलियो जब हम प्लान करते हैं
कि हमें किस एसेट पे, तो हम क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं एजेंट को। तो ये सब उसमें पहले चीज़ होती है, पहले हम प्लान करेंगे। इन्वेस्टर तो वो पूछेगा जो आएगा, मतलब जो हमारा मैनेज करेगा पोर्टफोलियो, पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कितना रिस्क रिटर्न दिखेगा, क्या क्या कॉन्स्टेंट, आपका बजट कितना है, टाइम कितने समय के लिए लगा रहे हो, पैसा लिक्विडिटी, पैसा कितना चाहिए आपको, कैश आप कितना डाल सकते हो, इनकम नीड, क्या आप डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अभी उस हिसाब से बताएगा। इंडिपेंडेंट होगे तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाओगे, डिपेंडेंट थोड़ा रिस्क कम ले पाओगे। फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो एनालिसिस करेगा रिस्क रिटर्न कि आपकी प्रोफाइल देख के कि आप कितना हैंडल कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो एसेट्स में डाल देगा। दो अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, मैक्रो लेवल से एनालिसिस करते हैं, मतलब बड़े लेवल से। बॉटम अप में क्या करते हैं, हम छोटे लेवल से करते हैं। एक टर्म है, मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है, इसी में है, एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है। स्टेप 3 फिर वो फीडबैक देगा। पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट मॉनिटर चेंजेस एज रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट क्लासेस एज देयर वेट। फिर वो मेजर करता रहेगा क्या रिस्क रिटर्न, कितना रिस्क चल रहा है, उस पर कितना रिटर्न है, फिर वो बताता रहेगा और रीबैलेंस करता रहेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टर अगर बोलेगा चेंज करो, नहीं उसमें डाल दो, उसमें ज़्यादा होता नहीं कि टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं, तो सबसे बैलेंस करता रहेगा। तो फीडबैक तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। जो जो मैंने डिटेल में बताया उनको डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जो बीच में आए थे ना, मार्केट फैक्टर, मल्टी फैक्टर, सिंगल फैक्टर और जेनसन अल्फ़ा वगैरह, इनके बारे में, इनका ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका बारे में पता होना चाहिए। ट्रेनर रेशियो क्या होता है, उनके ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो मैंने डिटेल में नहीं बताया। तो ये लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी, इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो होप आप इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे भी ऐसी वीडियो बनाऊँगा। अब आप क्या करें, इसको नोट डाउन करके इसके नोट्स बना लें, और बुक जो भी है इसकी वेजर की आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लेना कोई, वहाँ से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। आपका यही काम है, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे, और नोट्स को बस ही रिवाइज करते जाओ। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो टारगेट लगता है इसका 100 लाइक्स का मिनिमम, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जल्दी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना जल्दी शेयर करोगे और लाइक सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।